सेक्शन ई सीजन 2 के पार्ट 2 में हम देखते हैं कि जे स्कूल पहुंचती है। क्लास में बच्चे रोज की तरह खुश और हंसते खेलते नजर नहीं आते, बल्कि सब काफी खामोश होते हैं। सिर्फ यही नहीं, कीफर को सपोर्ट करने वाले एक तरफ खड़े हैं और यूरी को सपोर्ट करने वाले यूरी की तरफ हैं। ये सब देखकर जे के दिल में सवाल उठता है, ये सब क्या हो गया? कल जब मैं वापस आई थी तो सब आपस में लड़ रहे थे। अब तक मैं इस मसले को हल नहीं कर पाई हूँ। उनका लड़ना और फिर दोबारा मिल जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग लग रहा है। इसकी असल वजह क्या है, ये मैं खुद भी समझ नहीं पा रही हूँ। क्या मैं जाकर उनसे बात करूँ? नहीं, अभी के लिए बगैर पूछे रहना ही बेहतर है। वो बता नहीं रहे, मगर साफ लग रहा है कि कोई मसला जरूर है। मुझसे छुपाकर रखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो दिल में ठान लेती है कि उनका राज खुद ही मालूम करूंगी। ये सोचकर वो बैग खोलती है तो अंदर एक चॉकलेट का डब्बा होता है। ये आंटी ने ही रखा होगा, क्योंकि मैंने उनके बैग में पहले भी बहुत सारी चॉकलेट्स देखी थी। वो चॉकलेट का डब्बा निकालकर टेबल पर रख देती है और सीएन को आवाज देती है। सीएन जैसे ही चॉकलेट का डब्बा देखता है, फौरन पूछता है, ये मेरे लिए है, और लेने आता है। जे कहती है, मैं तब दूंगी जब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। सन कहता है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, तुम ही रख लो, और वो वहां से मुड़ जाता है। जे चुप नहीं रहती, वो एक चॉकलेट निकालकर खा लेती है। क्लास में मौजूद सब बच्चे उसे देखने लगते हैं। फिर वो एक और चॉकलेट निकालती है, सबको दिखाती है और सीधी सीएन के पास ले आती है। वो मुंह खोलकर चॉकलेट लेने आता है, लेकिन जे उसे देने के बजाय खुद खा लेती है। वो सबके सामने जानबूझकर चॉकलेट्स खाती रहती है ताकि सबको जलाए। इसी दौरान कीफर की तरफ से मैसेज आता है, बस करो, रोक दो। वो मैसेज देखकर भी जे कोई खास तवज्जो नहीं देती और दोबारा बच्चों को चॉकलेट खाकर चिढ़ाना शुरू कर देती है। आखिर में सीएन मिन्नत करता है, कम से कम एक पीस तो दे दो। जे सारे चॉकलेट के डब्बे दिखाकर कहती है, मैं तुम्हें सब दे दूंगी, बस मेरे सवाल का जवाब दे दो। बाकी लड़के सन को कहते हैं, छोड़ यार, हम खुद चॉकलेट खरीद लेंगे, कुछ मत बताना। लेकिन जे और ज्यादा सन को तंग करने लगती है। आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है कि सीएन उसके कान में आहिस्ता से कहता है, कीफर और यूरी के दरमियान लड़ाई हो गई है। हम सब जिसे पसंद करते हैं उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सुनकर जे दिल में सोचती है, तो यही हुआ था। लेकिन वो कहती है कि सेक्शन ई में ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वो उससे पूछती है कि असल मसला क्या है। कीफर सन को इशारा करता है कि कुछ मत बताओ। यूरी की तरफ वाले लड़के कहते हैं, तुम ही सच बताओ। दूसरी तरफ वाले लड़के कहते हैं, चुप रहो, और बात मजीद बिगड़ने लगती है। एक ग्रुप दूसरे से कहता है कि तुम लोगों की वजह से ही सीएन को बिला वजह मसला पेश आ रहा है। ये देखकर जे समझ जाती है कि अगर बात को और बढ़ाया गया तो मसला ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो सीएन को चॉकलेट का डब्बा दे देती है। उसी वक्त टीचर आ जाते हैं और एग्जाम शुरू हो जाता है। जे दिल ही दिल में सोचती है कि जल्द ही हम रिट्रीट पर जाने वाले हैं, तब सब एक हो जाएंगे। एग्जाम खत्म होने के बाद सब बच्चे सर को पेपर देकर चले जाते हैं, लेकिन जे अभी भी बैठकर लिखती रहती है। टीचर उसके पास आकर कहते हैं, पुराने स्कूल में कुछ पेपर्स पर साइन करवाने हैं, मंडे तक लाकर दे देना। ये कहकर वो उसका टेस्ट पेपर भी ले जाते हैं। घर जाकर जे सीएन को मैसेज भेजती है, मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दो, वरना मुझसे बात मत करना। तब सीएन कॉल करता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि ये मसला मेरी वजह से और बड़ा हो। जे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो उसकी बात सुने बगैर ही कहता है, मुझे माफ कर देना, और कॉल काट देता है। उसके बाद एला घर आती है। लगता है वो खास तौर पर जे से बात करने ही आई है। एक लम्हे के लिए वो सोचती है कि बात करनी चाहिए या नहीं, फिर फैसला करके जे के कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर वो देखती है और कहती है, अच्छा कमरा है। जे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एला पूछती है, सुना है तुम और कैफर एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। फिर यूरी था क्या? जे पूछती है, यूरी से क्या मतलब? एला कहती है, तुम्हें तो यूरी पसंद नहीं था, फिर उससे शादी क्यों करने जा रही हो? जे जवाब देती है, ये सवाल उससे जाकर पूछो, मुझसे मत पूछो। तब एला अपने बैग से अंगूठी का डब्बा निकालती है और देखते हुए कहती है, मुझे यूरी के बारे में सब पता है, वो अब भी पुरुम्मीद है, वो बगैर किसी वजह की उम्मीद नहीं रखता। जे पूछती है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तब एला कहती है कि यूरी से बात करना बंद करो, तुम उसे दुख पहुंचा रही हो। ये सुनकर जे तालियां बजाते हुए तंज करती है, वाह, ये बात कौन कर रहा है, जरा देखो, तुम ही तो वो पहली लड़की थी जिसने उसे सबसे पहले तकलीफ दी थी, ये बात भूल गई हो क्या?
एला कहती है, तुम्हें नहीं पता कि असल में क्या हुआ था, इसीलिए इस तरह की बातें मत करो। इसी वक्त जे दरवाजा खोलती है और कहती है, बाहर चली जाओ। एला जवाब देती है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए ऐसी बातें मत करो। जे कहती है, और तुम्हें भी मेरे बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए चुप रहो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर एला वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते जे से कहती है, कैफर के साथ रहने का तुम्हें एक दिन जरूर अफसोस होगा, क्योंकि वहां पहले से मैं थी। इसके बाद सब लोग रिट्रीट पर जाते हैं। इसी दौरान यूरी को एला की तरफ से एक मैसेज आता है कि वो उससे अलग से बात करना चाहती है। मैसेज देखने के बावजूद यूरी कोई जवाब नहीं देता। दूसरी क्लास की रिया और 2 और लड़कियां भी वहां आती हैं। रिया को वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो बाकी दोनों लड़कियों को साथ लेकर वहां से चली जाती है। फिर सब मिलकर बहुत सारी तस्वीरें खींचते हैं। रात को सब लोग टेंट लगाकर वहीं रहते हैं। जे टेंट लगाने में मुश्किल महसूस करती है, तब कैफर आकर उसकी मदद करता है। इसी दौरान जे उसे बताती है कि कल उसे पुराने स्कूल जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने हैं। ये सुनकर वो कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन जे मना कर देती है। वो कहती है, इस बात का सर को भी पता है, इसलिए मैं अकेले ही जाकर वापस आ जाऊंगी। कैफर कहता है, जिद मत करो जे, अगर कोई मसला हो गया तो क्या करोगी, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। इसी वक्त यूरी भी आकर कहता है, मैं भी साथ चलूंगा। जे कहती है, मैं कल सुबह बताऊंगी, और दिल ही दिल में सोचती है, अगर ये दोनों जिद करेंगे तो इनके जागने से पहले ही मैं चुपके से जाकर वापस आ जाऊंगी। इसी दौरान सीएन खाना लेने जाता है और जे भी खाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद कैफर एड्रिक्स को बुलाकर कहता है कि कल सुबह जे पर नजर रखना। अगले दिन सुबह जे अपने कहे हुए प्लान के मुताबिक सबको पीछे छोड़कर अकेली पुराने स्कूल चली जाती है। एंट्री पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हुए वो उसे देखकर पूछता है, जे क्या तुम यही हो? जे मजाक में कहती है, नहीं, मैं मेरा होलोग्राम हूँ। आप कैसे हैं? गार्ड दोबारा पूछता है, वाकई जे हो? यहाँ क्यों आई हो? क्या दोबारा इस स्कूल में पढ़ने आ रही हो? जे जवाब देती है, नहीं, कुछ कागजात पर दस्तखत करवाने हैं, इसीलिए आई हूँ। गार्ड कहता है, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत सी चीजें बदल गई हैं। जे पूछती है, तो क्या सारे मसले खत्म हो गए? वो कहता है, पुराने लोग तो चले गए होंगे, लेकिन अब नए लोग आ गए हैं। साइरस तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना, वो दोबारा इस स्कूल में आ गया है। ये सुनते ही जे के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो दिल ही दिल में सोचती है, इन्हें भी पता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। फिर वो गार्ड से कहती है, अब वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। गार्ड कहता है, अच्छा, बहुत खुशी की बात है, जाकर सिग्नेचर्स ले लो। ये कहकर वो अपना काम दोबारा शुरू कर देता है। तब जे उसे आवाज देकर कहती है, इससे पहले मैंने आपसे जैसे भी बात की थी उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। वो जवाब देता है, कोई बात नहीं, इन सब बातों को मत सोचो, बस एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा केयरफुल रहना, यही सबसे अहम है। जे सर हिलाकर हाँ कहती है और दस्तखत करवाने के लिए अंदर चली जाती है। अंदर जाते हुए जे दिल ही दिल में कहती है, बस साइरस की नजर में मत आऊं। लेकिन जैसे ही वो एक कमरे में दाखिल होती है, वही शख्स जिससे बचने की दुआ कर रही थी वही बैठा होता है। उसे देखते ही जे घबरा जाती है। साइरस बहुत पुरसुकून अंदाज में उसे देखकर कहता है, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। जे कुछ बोल नहीं पाती और वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन साइरस उसे जाने नहीं देता। वो उसकी गर्दन को जोर से पकड़कर कहता है, मुझे पता था तुम वापस आओगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। जे कहती है, साइरस मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है। वो जवाब देता है, दर्द? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये कहकर वो जे को छोड़ देता है। जे वहीं बैठ जाती है। साइरस उसे देखकर मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। इसी दौरान उस कमरे में एक मैडम दाखिल होती हैं। जे को देखकर वो हैरान होकर कहती हैं, जे क्या तुम यही हो? वो कहती हैं, दस्तखत लेने आए हो? आज तो तुम बहुत ही अदब से बात कर रही हो। मुझे देखते ही तो तुम हमेशा डांट देती थी। तुम्हारा रजिस्टर चेक करके मैं दस्तखत कर दूंगी। जे उनको कोई जवाब दिए बगैर बाहर आ जाती है। उसी वक्त साइरस उसके पास आकर कहता है, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। जे बात किए बगैर आगे बढ़ने लगती है तो साइरस उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। गुस्से में आई जे साइरस के मुंह पर जोर से घूंसा मार देती है। बिल्कुल उसी वक्त 4-5 लड़के वहां आ जाते हैं। तब जे साइरस से कहती है, प्लीज मैं बात नहीं करना चाहती, मुझे मजबूर मत करो। साइरस जवाब देता है, जो तकलीफ तुम अब महसूस कर रही हो वही मैंने भी सही है।
अचानक एक लड़का दौड़कर आता है और जे की टांग पर लात मारता है, जिससे जे नीचे गिर जाती है। इसके बाद 4-5 लड़के जे को पकड़कर रोक लेते हैं और साइरस जोर से घूंसा मारने ही वाला होता है। बिल्कुल सही वक्त पर केफर और यूरी वहां पहुंच जाते हैं और साइरस को पकड़ लेते हैं। दोनों मिलकर साइरस को नीचे गिरा देते हैं। इधर जे उसे पकड़ने वाले लड़कों को जोरदार धक्का दे देती है। इसी दौरान बाकी दोस्त भी वहां आ जाते हैं और आते ही साइरस के दोस्तों को काबू में कर लेते हैं। तब डेविड आकर जेजे को उठाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? बुरी तरह पिट चुका साइरस इन सबको देखकर गुस्से में कहता है, तुम लोगों का जेजे से आखिर क्या रिश्ता है? इस पर लड़के जवाब देते हैं, वो हमारी क्लासमेट है, हमारी दोस्त है और हमारे फैमिली की एक मेंबर है। इसके बाद यूरी कहता है, वो हमारी सेक्शन ई की अमानत है। आखिर में केफर कहता है, वो मेरी है। ये सुनकर साइरस कहता है, तुम लोगों ने ही तो उसे मेरे पास वापस भेजा था, मैंने उसके साथ तस्वीरें भी ली हैं। ये बात सुनकर केफर को बहुत गुस्सा आता है और वो दोबारा साइरस को मारने लगता है, लेकिन जे उसे रोक लेती है। केफर पूछता है, क्यों रोका? जे कहती है, वो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया है, अगर दोबारा कुछ हो गया तो क्या करेंगे? लड़के हंसते हुए कहते हैं, तो फिर दोबारा उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। इसके बाद केफर जे को उठाकर ले जाता है और जाते हुए उसके माथे पर किस करता है। ये देखकर यूरी बहुत उदास हो जाता है। फिर सब लोग कैंप वापस आकर खाना खाते हैं। इसी दौरान डेविड जेजे के पास आकर पूछता है, क्या तुम वाकई हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती? जे कहती है, अगर ये बात ऑर्गेनाइजर तक पहुंच गई तो बिला वजह मसला हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे यहीं छोड़ देना चाहती हूँ। इसी वक्त यूरी आकर उसके सामने बैठ जाता है। डेविड कहता है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बताना। यूरी जेजे के सामने बैठा होता है। ये देखकर क्या केफर खामोश रहता है? वो फौरन जेजे के लिए खाना ले आता है और यूरी के पास बैठ जाता है। जे कहती है, मुझे खाना नहीं चाहिए। केफर जवाब देता है, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ये सुनकर डेविड उठकर वहां से चला जाता है। फौरन केफर जाकर जेजे के पास बैठता है और कहता है, अब इसके बाद तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, जब भी जाना हो किसी न किसी को साथ लेकर जाना होगा। जे पूछती है, क्यों, किस लिए? और वो आगे कुछ कहने ही वाली होती है कि कैफर कहता है, तुम्हें पता है ना कुछ वक्त पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अगर हम वहां ना पहुंचते तो क्या हो जाता? अभी तक तुम हॉस्पिटल में इलाज करवा रही होती। जे कहती है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ ना। कैफर कहता है, अगर ऐसा है तो फिर साइरस ने जो किया उसे क्या कहेंगे? यूरी कहता है, मुझे लगा साइरस अभी भी हॉस्पिटल में है। जे जवाब देती है, वो कुछ दिन पहले ही डिस्चार्ज हुआ है, इसीलिए स्कूल आया था। कैफर पूछता है, तो क्या ये बात तुम्हें पहले से पता थी? यूरी पूछता है, कहीं तुम उसे देखना तो नहीं चाहती थी? ये सुनकर जे चौंक जाती है और कहती है, क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ना उसे देखना चाहती थी और ना ही उससे बात करना चाहती थी। कैफर फिर पूछता है, फिर वहां क्यों गई थी? कहीं तुम उसे देखने ही तो नहीं गई थी? जे गुस्से में कहती है, मैं क्यों उसे देखने का सोचूंगी? ये कहकर वो बारी बारी कैफर और यूरी को देखती है और पूछती है, क्या तुम दोनों उससे जेलस हो रहे हो? यूरी फौरन कहता है, नहीं, और कैफर साथ ही कहता है, हाँ। दोनों एक ही वक्त में जवाब देते हैं, जिससे जे कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, आखिर तुम दोनों मसला क्यों बना रहे हो? तुम्हारे गुस्से की असल वजह क्या है? यूरी जवाब देता है, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया? तुम जख्मी हो गई थी, इसीलिए हम गुस्से में हैं, क्योंकि उस वक्त हम तुम्हें बचाने के लिए वहां मौजूद नहीं थे। जे यूरी की एक्सप्लेनेशन सुनती है। उसके बाद वो कैफर से भी वजाहत मांगती है। कैफर कहता है, मुझे तुमसे जेलसी है। जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास देखना किसी लड़के को भी पसंद नहीं आएगा। जे फौरन जवाब नहीं दे पाती। इसी वक्त कैफर उसके पास बैठे लड़कों से कहता है, तुम लोग जवाब दो। लड़कों में एक कहता है, यकीनन मुझे जेलसी होगी। दूसरा कहता है, मैं तो रो दूंगा। तीसरा कहता है, मैं तो उसे रुला दूंगा। चौथा कहता है, मैं उसे किक मार दूंगा। ये सुनकर जे कहती है, ये सब पागलपन है, क्या कोई साइरस पर जेलसी करेगा? तब कैफर जे से कहता है, अब अगर तुम उसे दोबारा देखोगी तो मैं उसे तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा और तुम्हें अपने घर में बंद कर दूंगा। इस पर यूरी कहता है, हम उसे नाराज कर सकते हैं। ये सुनकर कैफर कहता है, ये अच्छा आइडिया है। यूरी, शुक्रिया, हम बिल्कुल वैसा करेंगे। इसके बाद सब लोग टेंट की तरफ जाते हैं। वो वहां कूलर बॉक्स देखते हैं। कुछ लोग उसे पहले ही ले गए हैं। फिर वो सब देखते हैं कि बाकी क्या कुछ गायब है। वहां एक पार्टी किट है जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। पार्टी किट लेकर चेक करने पर मालूम होता है कि ये क्लास ए की किसी लड़की की है, तो लगता है कि वही लोग सब कुछ ले गए हैं। दूसरी तरफ सीएन का टेंट भी खराब करके छोड़ दिया गया था।
तब सीएन अपना टेंट उठाने लगता है, लेकिन वहाँ एक सांप होता है। ये देखकर वो डर कर चीखता है। जे उसे देखकर टेंट के पास जाती है और देखती है कि वहाँ असल सांप नहीं है बल्कि डमी स्नेक है। ये देखकर सीएन एक प्लान बनाता है कि जो चीजें सेक्शन ए के लोग ले गए थे उन्हें वापस ले आना चाहिए। इसीलिए वो कहता है कि सब लोग कल सुबह जल्दी उठें। अगले दिन सुबह जो लोग सेक्शन ए के टेंट पर जाते हैं वो सांप को पकड़कर शोर मचाते हैं, जिसे देखकर लड़कियां डरकर वहां से भाग जाती हैं। इसके बाद वो तमाम लोग वहां से चले जाते हैं और जो चीजें वहां थी वो वापस ले जाते हैं। तब कीफर दूसरे सेक्शन के लड़कों को फोन करता है और पूछता है कि वहाँ क्या सिचुएशन है। इस पर वो सेक्शन के कुछ लड़के जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि वहाँ सिर्फ खाने के सामान ही बाकी था, सबने वो सामान वापस ले लिया। कुछ देर बाद वो खुद भी वहाँ पहुँच गए और जो चीज़ें चोरी हो गई थी वो सब वापस ले आए। चीजें वापस ले लेने के बाद भी टेंट को ठीक नहीं किया जा सकता था, इसीलिए रात को सबने चीजें शेयर करके टेंट में रखी और सो गए। उस वक्त जेजे को भी सीएन के साथ टेंट में रहने की इजाजत दी गई। जेजे ने कहा कि वो नहीं रहना चाहती क्योंकि सीएन पहले ही कुछ ड्रिंक्स लेकर आया था। जेजे ने कहा कि जरूरत नहीं, लेकिन जेजे और सीएन पहले ही रूम शेयर कर चुके थे। केफर कहता है, तुम्हारा रूम बड़ा है लेकिन टेंट बहुत छोटा है, कोई भी जेजे के साथ टेंट शेयर नहीं कर सकता, किसी को भी जेजे के टेंट में नहीं रहना चाहिए। यूरी कहता है कि ये मुमकिन नहीं, कोई भी जेजे के साथ टेंट में नहीं रह सकता। डेविड कहता है कि जेजे ही फैसला करे। जेजे कहती है कि टेंट में काफी जगह है। केफर कहता है कि तुम जैसा चाहो वैसा कर लो। इसीलिए जेजे और सीएन एक ही टेंट में रहते हैं। अगले दिन जब वो लोग नहाने के लिए जाते हैं, जे अपने दोस्त रॉकी से मिलती है। रॉकी से पूछती है, क्या कैंप साइट पर सांप नहीं था? वो कहती है कि वहाँ सांप नहीं था। जे का गला रेड हो गया था। ये देखकर वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें किसने जख्मी किया? वो कहती है किसी ने नहीं, पिछले दिन सांप आया था, इसी वजह से ये मसला हुआ। लेकिन रॉकी इस बात पर यकीन नहीं करती और कहती है केफर ही असल वजह है। जे से पूछते हैं कि क्या वाकई तुम्हें केफर ने हर्ट नहीं किया है? जे कहती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो रिलेशनशिप में है और वो केफर को जानती है। हाँ, कोई और जख्मी कर सकता है लेकिन केफर नहीं। जे पूछती है कि क्यों लोग समझते हैं कि केफर उसे हर्ट करेगा? क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। इसके बाद सब खाने के लिए जाते हैं। जे खाने के साथ जाती है। रिया आकर उसे थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन थप्पड़ नहीं मारती। जे डरती है क्योंकि अगर रिया मारती तो बहुत बुरा होता। जे कहती है कि मीका, रिया को रोको और रिया अपनी बात बंद करे। उसी वक्त यूरी आ जाता है। जे रिया से कहती है कि कोई मसला नहीं चाहिए, लेकिन रिया नहीं मानती। जे रिया को रोकने की कोशिश करती है। ये देखकर यूरी कहता है कि रिया बस कर दो, लेकिन रिया कहती है कि जब मैं बात कर रही हूँ तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तब जे कहती है कि तुम्हें मसला क्या है? देखो, इसी वजह से मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़े होता है। जे उसे देखकर कहती है कि मुझे एम्बैरस कर रही है। तब फेलिक्स रिया से कहता है कि तुम्हें क्या मसला है, बस करो। वो कहती है फिर वो मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही है? इस तरह बात करना तुम्हारे भाई को पसंद नहीं आएगा। ये सुनकर जे दिल ही दिल में सोचती है, भाई ये पर्सी के बारे में बात क्यों कर रही है? अब अचानक पर्सी का जिक्र क्यों? क्या इसे पर्सी के बारे में कुछ मालूम है? यहाँ क्या हो रहा है? मेरा भाई कब का यहाँ से चला गया है? तब जे पूछती है क्या वो पर्सी की बात कर रही है? फौरन रिया कहती है क्या तुमने उसके बारे में नहीं सुना है? क्या तुम्हारे दोस्तों ने नहीं बताया? क्या उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारे दोस्तों ने मेरे साथ क्या किया? वो कहती है तुम नहीं चाहती कि मैं ना कहूँ ताकि दूसरे लोग ना सुने, है ना? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? जब तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया तब मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। तब जे वहाँ मौजूद लोगों से पूछती है कि आखिर मामला क्या है? इस पर केफर कहता है हम बहुत थके हुए हैं, बहुत भूख लगी है, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? वो पूछती है अभी क्यों बात नहीं कर सकते? यूरी भी कहता है बाद में बात करेंगे। जे पूछती है आप बात करने से क्यों झिझक रहे हैं? वो कहते हैं क्योंकि वो गलत था, हमसे जो गलती हुई तुम्हें उसके बारे में जानने की क्या जरूरत है? ये सुनकर जे को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है मैं कौन हूँ तुमसे सवाल करने वाली? मैं कौन हूँ तुम्हारे बारे में सोचकर फिक्र करने वाली? जाओ सब भाड़ में जाओ। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद जे सोचती है कि वो अकेले रहना चाहती है और वहाँ से चली जाती है। दूर उसे कोई लड़की बैठी हुई नजर आती है। वो उसके पास जाती है। करीब जाकर लगता है कि वो रो रही है। गौर से देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि रिया होती है। जे रिया के करीब जाकर आवाज देती है। रिया उसे देखकर दोबारा कहती है फिर तुम
तुम्हें क्या चाहिए? जे कुछ नहीं कहती और खामोश खड़ी रहती है। रिया कहती है, अगर तुम कुछ देर पहले जो हुआ उसके बारे में बात करने आई हो तो बराए करम यहाँ से चली जाओ, मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। फौरन जे प्रिया के पास बैठ जाती है और कहती है, रिया, जो तुमने थोड़ी देर पहले कहा था ना, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। वो कहती है, मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बताया होगा। जे नहीं में सर हिलाती है। फिर प्रिया कहती है, मेरे एक्स पर्सी के जाने के बाद सबसे पहले यूरी ही था जिसने मुझसे बात की। उसने मेरा साथ दिया, वो हमेशा मेरे लिए मौजूद रहा। मैं भी उसे सच्चे दिल से पसंद करने लगी थी। उसके बाद दूसरे लड़कों की तरह उसने भी मुझसे वो ले लिया जो उसे चाहिए था और मुझे छोड़कर चला गया। फिर केफर मुझसे बात करने आया। उसके मिलने पर मैं बहुत खुश हुई। बाद में ही मुझे समझ आया कि वो भी गलत था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझे रानी की तरह रखता था, मेरी हिफाजत करता था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मैं अब भी यूरी को पसंद करती हूँ, सब कुछ बदल गया। वो हसद करने लगा और उसने मुझे मारा। उसके बाद क्या तुम्हें मालूम है मैंने क्या किया? मैं दूसरे लड़कों के साथ बाहर जाने लगी। इसी वजह से हमारे दरमियान रोज झगड़े होने लगे। आखिरकार वो खुद तंग आ गया और हमारे दरमियान ब्रेकअप हो गया। ये सब सुनकर जे बहुत उदास हो जाती है। वो कहती है, जब तक सच नहीं जानती थी तब भी मुझे दुख था, लेकिन अब जब सच जान लिया है तो इससे भी ज्यादा दुख हो रहा है। रिया वहाँ से जाने लगती है। जे उसे गले लगाना चाहती है, लेकिन रिया मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जे पिछले एपिसोड में उसकी और फ्रेया की हुई बातचीत के बारे में सोच रही होती है। यूरी और फ्रेया एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। यूरी ने फ्रेया से अपनी जरूरत पूरी होने के बाद उसे छोड़ दिया। इसके बाद कीफर ने उससे मोहब्बत की, लेकिन उनका रिश्ता ठीक नहीं रहा। कीफर ने उसे बहुत तकलीफ दी थी। जे दिल ही दिल में कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है। इसी दौरान क्लास के कुछ लड़के वहां आ जाते हैं। उनके साथ कीफर और यूरी नहीं होते हैं। दूसरे सेक्शन के लड़के सामान चोरी कर रहे होते हैं, इसीलिए वो पहरा दे रहे होते हैं। जो लड़के आते हैं वो पानी में खेलने जाने लगते हैं। तब डेविड जे से कहता है कि उसने अभी अभी फ्रेया को देखा है और पूछता है कि क्या तुम दोनों बात कर रहे थे? जे कहती है, हाँ, थोड़ी देर पहले जो बहस हुई थी ना, उसी के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद डेविड जे से कुछ और पूछे बगैर खेलने चला जाता है। जे पानी में नहीं उतरती और किनारे पर बैठ जाती है। इसी वक्त 3 लड़के जे को पानी में धकेलने आते हैं। सही वक्त पर जे उन्हें देखकर कहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन लड़के नहीं मानते। वो उसे बुलाते हैं और उस पर पानी उछालने लगते हैं। जे चीखने लगती है। इसी वक्त सीएन जे से कहता है, जाकर नहा लो, मैंने तुम्हें पहले ही नंगा देख लिया है। ये सुनकर जे पूछती है, तुमने क्या कहा? बाकी सब लड़के सीएन को हैरत से देखने लगते हैं। तब सीएन कहता है कि उसने पूरा नहीं देखा, बस तुम्हारी पीठ देखी है और तुम्हारी पीठ पर बर्थ मार्क है। फौरन जे अपनी शर्ट उठाकर दिखाती है और सब देखते हैं, लेकिन वो बर्थ मार्क नहीं होता, बल्कि एक जख्म का निशान होता है। वो ऐसा लगता है जैसे स्त्री से जलने का निशान हो, और वो कोई छोटा निशान नहीं बल्कि काफी बड़ा जख्म होता है। जे को खुद भी नहीं मालूम कि ये कैसे बना। बस उसे याद है कि बचपन में वो अपनी दादी के साथ इलाज के लिए गई थी। उसने दादी से कई बार पूछा था कि ये जख्म कैसे लगा, लेकिन दादी ने कभी इसका जवाब नहीं दिया। ये सोचकर जे उदास हो जाती है। ये सब देखकर वो जे से मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हारा जख्म भी शेप में है, काफी खूबसूरत लग रहा है। ये सुनकर बाकी लड़के हंसने लगते हैं। इसके बाद वो जे को भी जबरदस्ती पानी के अंदर घसीट लेते हैं। सब लोग पानी में खुशी खुशी खेल रहे होते हैं और सीएन इस सब की वीडियो और फोटो बना रहा होता है। खेल खत्म करने के बाद सब लोग वापस कैंप आ जाते हैं। वहाँ एंजेलो जे का इंतजार कर रहा होता है। जे को देखते ही वो पूछता है कि इतनी देर कहाँ गई थी? जे को कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही वो एंजेलो को गुस्से में देखती है, सब लड़के वहाँ से निकल जाते हैं। तब जे कहती है कि वो स्विमिंग करने गई थी। एंजेलो गुस्से से कहता है, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, क्या हुआ है? साइरस के वालिदैन ने फोन किया था। साइरस और उसके दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या तुमने कुछ किया है? जे जवाब देने में हिचकिचाती है। ये देखकर एंजेलो जोर से कहता है, क्या हुआ, ठीक से जवाब दो। जे जवाब नहीं दे पाती। तब एरिस दोबारा कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? जे कहती है, मैं पागल नहीं हूँ। वो कहता है कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम बदल गई हो, दूसरों को तकलीफ देती हो और कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो। तब एंजेलो एरिस से कहता है, बस करो, और जे से दोबारा कहता है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सही जवाब दो, तुमने क्या किया? इसी वक्त कीफर वहां आ जाता है और कहता है, जे ने कुछ नहीं किया, ये सब मैंने किया है। एंजेलो गुस्से से कहता है, क्या हुआ है, ठीक से बताओ। तब एरिस कहता है, अगर तुम ठीक से जवाब नहीं दे सकते तो यहाँ से चले जाओ। इस पर कीफर कहता है, जब हम वहां पहुंचे तो वो पहले ही जे को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये सब देखने के बाद ही हमने उन पर हमला किया। ये सुनकर एंजेलो जे से पूछता है,
साइरस ने तुम्हें क्यों मारा? जेजे कहती है बदला लेने के लिए। ये सुनकर एंजेलो कहता है बात क्लियर करने के लिए बहुत शुक्रिया, तुम दोनों अपने कैंप साइट पर चले जाओ। दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में जेजे हिचकिचाते हुए कीफर को देखती है। ये देखकर कीफर कहता है लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो, कोई बात हो तो बेझिझक कहो। जेजे कहती है मुझे तुमसे बहुत से सवाल पूछने हैं, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे? कसम खाओ कि सच बताओगे? कीफर कहता है मैं कसम नहीं खा सकता, लेकिन जितना हो सकेगा सच बताऊंगा। जेजे पूछती है क्या तुमने फ्रेया को तकलीफ दी? कीफर कहता है हाँ। जेजे पूछती है क्यों? वो कहता है क्योंकि वो मेरी पहली मोहब्बत थी, मैंने उसे ही सब कुछ समझा था, लेकिन मैं उसके लिए वैसा नहीं था। मेरे साथ रिश्ता शुरू करने के बाद भी जब मुझे पता चला कि वो यूरी से मोहब्बत करती है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैंने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की है, इसीलिए मुझे जेलसी होने लगी। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे छोड़ कर ना चली जाए। इसी वजह से हमारे दरमियान झगड़े होने लगे। मैं अपना कंट्रोल खो बैठा। आखिर में कीफर इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। तब जेजे कहती है तुमने उसे जख्मी किया, ये सब कोई वजह नहीं बनती। 1000 मसले हों फिर भी वो एक लड़की है, इतनी बात भी तुम्हें समझ नहीं आई? वो कहता है शायद मैं भी अपने बात जैसा ही हूँ। जेजे फौरन कहती है नहीं, तुम डिफरेंट हो। इस पर कीफर कहता है मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तब जेजे पूछती है तुम दोनों अलग कैसे हुए? कीफर कहता है एरिस की वजह से। जेजे पूछती है एरिस ने क्या किया? क्या तुम्हें माइकल मिशेल याद है? जेजे हाँ में सर हिलाती है। कीफर कहता है वही था जिसने कहा कि एरिस और फ्रेया रिलेशनशिप में है और उसने दोनों को किस करते हुए फोटोज दिखाए। जेजे पूछती है ये सब देखकर तुमने क्या किया? कीफर कहता है मैंने कुछ नहीं किया, बस फोन रख दिया, क्योंकि उस वक्त वो पहले ही मुझसे ब्रेकअप कर चुकी थी। मैं ही उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। माइकल की बातें सुनने और तस्वीरें देखने के बाद आखिरकार मैंने उसे छोड़ दिया। कीफर पूछता है कोई और सवाल है? जेजे कहती है। जब फ्रेया यूरी से मोहब्बत कर रही थी, यूरी ने कहा कि अपनी जरूरत पूरी करने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। उसने उससे क्या लिया था? कीफर कहता है मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी यूरी से इस बारे में नहीं पूछा। कीफर फिर पूछता है कोई और सवाल? जेजे नहीं में सर हिलाती है। कीफर कहता है अगर कोई सवाल जहन में आए तो बेझिझक पूछना, मैं अपनी तरफ से बेहतर जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर जेजे खुश होकर मुस्कुरा देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद जेजे गहरी नींद सो रही होती है। सोते सोते उसे घुटन महसूस होने लगती है। आंख खोलकर देखती है तो खुद को बंधा हुआ पाती है। एक तरफ यूरी और दूसरी तरफ कीफर सो रहे होते हैं। दोनों को देखकर जेजे गुस्से में आ जाती है और दोनों को जगाकर पूछती है तुम दोनों ने मुझे इस तरह बांधा क्यों है? कीफर मुस्कुराते हुए कहता है गुड मॉर्निंग, थोड़ी देर और सो जाओ। दूसरी तरफ यूरी कहता है बराहे मेहरबानी दोबारा ड्रिंक मत करना। यूरी की बात सुनकर जेजे सोचने लगती है कि कल रात उसने क्या किया था। रात को कैंप फायर के पास सब लड़के बैठकर ड्रिंक रहे थे, खा रहे थे और मजे कर रहे थे। शराब के नशे में जेजे अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। फेलिक्स उसकी वीडियो बना रहा होता है। इतना पीने के बाद भी वो मजीद ड्रिंक करती रहती है। ड्रिंक होने के बाद वो बेकाबू हो जाती है। कल रात के सब इंसिडेंट्स याद आते ही वो कीफर से कहती है कि रस्सी खोल दो। कीफर और यूरी रस्सी खोल देते हैं और वो टेंट से बाहर आ जाती है। अभी सुबह नहीं हुई होती। सब लड़के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही वो जेजे को देखते हैं सब चीखने लगते हैं, जेजे हमारे करीब मत आओ। जेजे को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछती है क्या हुआ? कीफर कहता है करीब मत जाओ। जब वो पूछती है कि क्या मामला है तो कीफर कहता है थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था कि वो तुम्हारे करीब ना आए। जेजे को याद आता है कि स्कूल के जमाने में भी वो किसी को अपने करीब ना आने का कहती थी। वो असल में एक कैरेक्टर में एक्टिंग कर रही थी। वो कैरेक्टर दूसरों को मारने वाला था। कल वो जज्बात में बहकर वैसा ही कर बैठी, इसीलिए आज लड़के उसे देखते ही डर जाते हैं और कहते हैं कि इसके करीब मत आओ। ये सुनकर कीफर हंसते हुए कहता है तुमने अपना रोल बहुत जबरदस्त निभाया। तब जेजे पूछती है कल मैंने ऐसा क्या किया था? इस पर फीलिक्स कहता है कल मैंने वीडियो बनाई थी और जेजे को वो वीडियो दिखाता है। वीडियो में जेजे हाथ में एक बड़ा सा चाकू पकड़े होती है और कह रही होती है मेरे पास मत आना, और वहाँ मौजूद लड़कों को भगा रही होती है। इतना बड़ा चाकू हाथ में हो और नशे में एक लड़की किसी के पीछे पड़ जाए तो लड़के क्या करेंगे? सब डरकर भाग जाते हैं। वीडियो देखकर जेजे को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। तब फीलिक्स कहता है कल तुम्हारा ये बिहेवियर देखकर हम सो भी नहीं पाए। इसी वक्त डेविड जेजे से कहता है बराए करम दोबारा ड्रिंक मत पीना,
जेजे वादा करती है कि मैं दोबारा नहीं पीऊंगी। तब सीएन मजाक में कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हारी गलती माफ कर दी, इसके बदले मेरे दांत साफ कर दो। इसके बाद जेजे जाकर दांत ब्रश करने लगती है। इसी दौरान फ्रिया नहाकर आती है और बिला वजह जेजे से झगड़ा करने लगती है। उसके दोस्त उसे रोकते हैं। तब फ्रिया जेजे के चेहरे पर कुछ देखकर पूछती है, ये क्या है? फ्रिया उसकी बात को नजरअंदाज करके चली जाती है, लेकिन जेजे को लगता है कि वो निशान उसने कहीं पहले देखा है, मगर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या था। इसके बाद सब लोग खाने के लिए जाते हैं। एक लड़का एक प्लेट भरकर गोश्त ले आता है। सब थोड़ा थोड़ा लेते हैं और जेजे को भी थोड़ा सा मिल जाता है। जेजे खुशी से खाने ही वाली होती है कि फ्रिया जानबूझकर वो प्लेट गिरा देती है। असल में वो गोश्त पिग का होता है। फ्रिया के गिराने पर जेजे गुस्से में कहती है, तुम्हें जरा भी अक्ल है? इस पिग को वजन बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की गई होगी। सही वजन ना होने की वजह से कितनी बार इसे रिजेक्ट किया गया होगा। आखिरकार वजन बढ़ने के बाद कितने अच्छे से इसे रोस्ट करके खाने वाले थे और तुमने गिराकर इसका गोश्त जाया कर दिया। इस सुअर को कितना दुख हुआ होगा। जेजे की ये बातें सुनकर फ्रिया को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछती है, क्या बकवास कर रही हो, और वहां से चली जाती है। जेजे कहती है, तुम्हें ये सब कभी समझ नहीं आएगा, तुम्हें बस अपनी ही फिक्र है। वो इस बात पर बहुत अफसोस करती है कि वो खाना नहीं खा पाई। ये देखकर कीफर अपना खाना लाकर देता है। जेजे पूछती है, तुम नहीं खाओगे? कीफर कहता है, मैंने सुबह ही बहुत खा लिया था, अब भूख नहीं है, तुम खा लो। ये देखकर यूरी को हसद होने लगता है। खाने के बाद सब लोग कैंप की तरफ वापस जाते हुए बात करते हैं कि आज रात क्या करें। कुछ लोग हाइड एंड सीक खेलने की सजेशन देते हैं। इसी वक्त जेजे को देखकर मजाक में कहते हैं, तुम मत आना। तब सीएन जेजे से पूछता है कि कल तुमने जो खतरनाक कैरेक्टर किया था वो क्या था? जेजे कहती है, वो एक चुड़ैल यानी विच का किरदार था। ये सुनकर सीएन हंसते हुए कहता है, चुड़ैल का कैरेक्टर तुम पर ही सूट करता है। फिर वो पूछता है, तुमने नशे में उन पर हमला किया तो उन्होंने क्या कहा? जेजे कहती है, मुझे याद नहीं, क्योंकि ड्रामा खत्म होते ही मैं वॉमिट करने बाथरूम चली गई थी। जब सबने मुझे वॉमिट करते देखा तो अफवाहें फैलने लगीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर सीएन हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है। तब जेजे बात बदलते हुए पूछती है, तुम्हारा नया अपार्टमेंट कैसा है? सीएन कहता है, मेरी फ्रेंड आकर उसे साफ कर देती है। ये सुनकर जेजे मजाक करती है, तुम्हें उस लड़की पर क्रश है ना? सीएन फौरन कहता है, ऐसा मजाक मत करो, वो मेरी बेहतरीन दोस्त है बस। तब जेजे कहती है, एक दिन तुमने कहा था कि मैं चाहे कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना कर लूं, तुम मुझे माफ कर दोगे, इस बारे में बताओ। ये सुनते ही सीएन का चेहरा बदल जाता है। उसी वक्त दो टीचर्स वहां आ जाती हैं। सीएन फौरन उनके पैर पकड़कर कहता है, मैडम हमें कोई एक्टिविटीज क्यों नहीं देती, प्लीज कुछ दें। लेकिन दोनों टीचर्स उसकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद जेजे सीएन से पूछती है, मैं जो कहना चाह रही थी समझ गए ना? सीएन कहता है, आज रात हम ट्रूथ एंड डेयर खेल सकते हैं, जबरदस्त आइडिया दिया है। ये कहकर वो दौड़ते हुए सब लड़कों को बताने लगता है कि आज रात जेजे ने एक जबरदस्त गेम सजेस्ट की है। ये देखकर जेजे समझ जाती है कि सीएन कुछ छिपा रहा है। इसके बाद सब लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। जेजे की बारी आती है तो डेविड सवाल पूछता है, अगर कैफर ना होता तो तुम किसको चुनती? ये सवाल सुनकर कैफर और यूरी दोनों टेंशन में आ जाते हैं। डेविड फौरन कहता है, मैंने बस मजाक में पूछा था। तब जेजे डेविड को देखकर कहती है, तुम तो पूरे उजुपांग हो। ये सुनकर सीए पूछता है, उजुपांग का क्या मतलब है? जेजे कहती है, उजुपांग का मतलब सांप होता है। पहले जमाने में शरारती लोगों को ये लक़ब दिया जाता था। ये सुनकर कैफर पूछता है, इतने दिनों से तुम मुझे इसी नाम से पुकार रही थी? जेजे फौरन उसे मनाती है, अरे बस मजाक था, सीरियस मत लो। इसी वक्त एक लड़का पूछता है, जेजे तुम्हारी पीठ पर जो जख्म है वो कैसे लगा था? ये सवाल सुनते ही जेजे का चेहरा बदल जाता है। ये देखकर कैफर कहता है, जेजे तुम्हें इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं। इसी वक्त जेजे कहती है, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने हॉस्पिटल में आंख खोली, तभी इस जख्म का इलाज किया गया था। लेकिन ये जख्म कैसे लगा मुझे आज तक मालूम नहीं। बहुत से लोगों के नाम ले लेकर मुझसे पूछा गया, मगर मुझे उनमें से किसी को भी पहचानने का एहसास नहीं था। मेरे जिस्म पर बहुत सारे जख्मों के निशान हैं, उनमें से एक मेरी पीठ पर भी है।
इलाज मुकम्मल होने और डिस्चार्ज होने के बाद मुझे माँ के पास नहीं ले गए, बल्कि दादी के पास छोड़ आए। वहां जाकर ही मैंने अपनी आंटी और अंकल की बातें सुनी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी माँ के आखिरी शौहर ने मुझे मारा था और उससे पहले माँ के जो शौहर थे उन्होंने भी मुझे मारा था। इसी वजह से मेरे जिस्म पर इतने ज्यादा जख्मों के निशान हैं। लेकिन ये सब कुछ मुझे याद ही नहीं है, यहाँ तक कि उन लोगों के नाम भी मुझे याद नहीं है। ये कहकर वो खामोश हो जाती है। तब जोश कहता है, इसे एपिसोडिक एमनेशिया कहते हैं। कुछ लोगों को इस तरह के वाकयात फौरन भूल जाते हैं और मुमकिन है कि ये बातें आइंदा कभी भी याद ना आए। जे कहती है, एमनेशिया? मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। तब यूरी पूछता है, क्या तुमने कभी डॉक्टर को दिखाया? वो जवाब देती है, मैं और दादी इसके बाद इस टॉपिक पर कभी बात ही नहीं की। जे की कहानी सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं। ये देखकर सीएन कहता है, आओ दोबारा गेम कंटिन्यू करते हैं, और सब दोबारा खेलना शुरू कर देते हैं। यूरी की बारी आती है तो रोरी उससे पूछता है, तुम्हें जे कब पसंद आने लगी? यूरी कहता है, मुझे खुद नहीं मालूम, शायद वो हमारी क्लास में आने के कुछ दिन बाद। तब जोश पूछता है, यूरी, तुम और जे की मंगनी वाली बात हमें कब बताने वाले थे? ये सवाल सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब एक लड़का कैफर से पूछता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, इतने खामोश क्यों हो? कैफर जवाब देता है, वो मंगनी जे के खानदान और यूरी के खानदान के दरमियान बस एक अग्रीमेंट थी और कुछ नहीं। तब डेविड कहता है, तुम्हें ये बात मालूम थी, फिर भी तुम जे को इतनी तकलीफ क्यों देते रहे? कैफर गुस्से में कहता है, मेरे साथ इस तरह बात मत करो। क्या मुझे तुमने बेवकूफ समझ रखा है? मुझे मालूम है कि तुम हमसे छुपकर परसीका के लिए काम कर रहे हो। ये सुनकर सब लड़के चौंक जाते हैं। तब एक और लड़का खड़ा होकर पूछता है, हमें बताए बगैर तुम और क्या क्या कर रहे हो? दूसरा लड़का उसकी बात का जवाब देता है और आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर जे सोचती है, मैं नहीं चाहती थी कि इनके दरमियान लड़ाई हो, लेकिन अब तो हो ही गई। तब जोश जे से कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें हमारी सेक्शन छोड़कर चले जाना चाहिए था। तुम्हें मौका मिला था, लेकिन तुम नहीं गई। अब हमारी सेक्शन के टूटने की जिम्मेदार तुम हो। ये सुनते ही कैफर जोश को एक लात मार देता है और कहता है, जे से इस तरह बात करने की हिम्मत मत करना। फिर वो बाकी लड़कों से कहता है, कोई भी उससे इस तरह बात नहीं करेगा। लगता है मसला यहीं खत्म हो जाएगा, मगर उसके बाद मामला और भी बिगड़ जाता है। लड़के एक दूसरे को मारने लगते हैं। जे चीख कर कहती है, बस करो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। ये देखकर वो खामोशी से जाकर बैठ जाती है। उनके शोर की आवाज सुनकर सर वहां आ जाते हैं। उनके आने के बाद ही सब लड़के खामोश होते हैं। रात को जे गहरी नींद सो रही होती है। कैफर आकर उसे गले लगाकर सो जाता है। उसे देखकर जे सोचती है, जोश ने जो कहा था वो सही ही था। मौका मिलने के बावजूद मैं क्यों नहीं गई, मुझे खुद नहीं मालूम। वो कैफर को देखती रहती है। कैफर ने कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, और अब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। ये सोचकर वो कैफर को किस करने लगती है। कैफर कहता है, किस करना है तो कर लो। वो पूछती है, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, सो रहा हूँ। वो पूछती है, यहाँ कैसे आए? कैफर उसके पास आकर कहता है, मैंने सोचा कि इसी तरह सोना चाहिए, और उसे किस लेता है। इसी वक्त यूरी की आवाज आती है, जो किसी से बात कर रहा होता है। ये देखने के लिए दोनों बाहर जाते हैं। वहां यूरी और आयला बात कर रहे होते हैं। आयला पूछती है, क्या तुम वाकई जे से मोहब्बत करते हो? यूरी कहता है, इसी सवाल के लिए इस वक्त बुलाया था। वो कहती है, प्लीज जवाब दो। लेकिन यूरी बिना जवाब दिए वहां से जाने लगता है। आयला उसे रोकते हुए कहती है, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो, मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुम्हारी माँ मुझसे मिली थी। उन्होंने कहा कि वो हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें ना छोड़ूं तो वो मुझे कोरिया में मौजूद मेरे खानदान से मिलने नहीं देंगी। ये सुनकर यूरी कहता है, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहती है, मैंने वाकई तुमसे ही मोहब्बत की थी, कैफर से नहीं। वो कहता है, अब ये सब क्यों बता रही हो? क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। तुम जानते हो ना मेरा खानदान कितनी मुश्किल में है। अगर मेरे अब्बू कोरिया वापस ना गए तो हम सब कुछ खो देंगे। यूरी गुस्से में कहता है, तो तुमने सोचा कि मुझे तकलीफ देना ठीक है?
देखो, अब इसके बाद मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करूंगा। वो कहती है, यही सच है, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने कैफर को चुना। ये बात कैफर को भी मालूम है। यूरी इस पर कुछ भी नहीं कहता। आयला कहती है, मैंने सोचा था कि अब इसके बाद ये बात तुमसे नहीं छिपानी चाहिए, इसीलिए आज आकर बता रही हूँ। मैं बहुत दिनों से ये बात तुमसे बताना चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैं सेक्शन ई छोड़कर चली गई। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, मगर तुमने मुझसे बात नहीं की और मुझे नजरअंदाज किया। यूरी पूछता है, क्या तुमने मेरे लिए लड़ाई नहीं की? ईला सबसे माफी मांगती है। तब यूरी कहता है, अब माफी मांगने से क्या फायदा। उसी वक्त एरीज वहां आ जाता है। आते ही वो यूरी को मारने लगता है, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर कैफर उसे रोक लेता है। तब एरीज सबके सामने कैफर से कहता है, तुमने मुझसे गिड़गिड़ा कर कहा था ना कि मुझे यूरी से बचा लो, इसे भूल जाओ। क्या तुम भूल गई? इस पर ईला कहती है, सॉरी एरीज, यूरी को सच मालूम होना चाहिए। एरीज पूछता है, और क्या बाकी है? क्या अभी भी तुम्हें उससे मोहब्बत है? ईला जवाब देती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहकर ईला वहीं बैठकर रोने लगती है। एरीज गुस्से में उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन फौरन कैफर उसे एक घूंसा मारता है, जिससे एरीज जमीन पर गिर जाता है। तब यूरी कैफर से पूछता है, क्या तुम्हें ये सब मालूम था? कैफर कोई जवाब नहीं देता। यूरी कहता है, तुम्हें सच मालूम था, फिर भी तुमने मुझसे नहीं बताया, मुझसे छुपाया। इस पर कैफर कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताता? यूरी पूछता है, मेरी माँ ने तुमसे क्या कहा था? कैफर जवाब देता है, उन्होंने कहा था कि ईला को तुमसे दूर रखो, बस इतना ही। ये सुनकर यूरी वहां से चला जाता है। तब जेजे कैफर से कहती है कि एरीज को ऑफिस रूम ले जाओ और खुद यूरी को ढूंढने निकल जाती है। उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। यूरी एक हट में बैठा बुखार में कांप रहा होता है। जेजे वहां पहुंचकर उसके पास बैठती है और उसे छू कर देखती है। यूरी को तेज बुखार होता है। जेजे कहती है, चलो कैंप चलते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, लेकिन यूरी आने से इनकार कर देता है। वो कहता है, जिस तरह मैंने अपनी पहली मोहब्बत को नहीं छोड़ा, उसी तरह मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। ये सुनकर जेजे को समझ नहीं आता कि क्या कहे। वो उसके कंधे पर टेक लगा लेती है और दिल ही दिल में कहती है, यूरी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने दिल को ये सिखा नहीं सकती कि वो तुमसे मोहब्बत करे। तब यूरी कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ को ये पसंद नहीं आएगा। क्या सब माएँ ऐसी ही होती हैं या सिर्फ मेरी माँ ही ऐसी हैं? जापान में हमारी फैमिली के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि हम जापान के मिनिस्टर के करीबी रिश्तेदार हैं। हमारे वहाँ बहुत सारे बिजनेस हैं। हमारा अपना आइलैंड भी है। मेरी माँ हाफ फिलिपिनो है। उनका खानदान बड़ा या मजबूत नहीं था, इसीलिए मेरे दादा के खानदान ने मेरी माँ को कभी कबूल नहीं किया। वो कुछ भी करें, किसी को पसंद नहीं आता था। जब डॉक्टरों ने बताया कि मेरी माँ के माँ बनने के चांसेस बहुत कम हैं, तो वो बहुत उदास हो गईं। उसी वक्त मैं उनके पेट में आया, इसीलिए मेरी माँ ने मुझे बड़े नाजों से पाला। मेरी पैदाइश के बाद लोग कहने लगे कि हमारे खानदान में खुशकिस्मती आ गई है। इसके बाद तो मुझे और भी ज्यादा लाड प्यार दिया गया। बस सर पर ताज नहीं रखा गया, वरना मैं एक शहजादा ही था। मैं अपने खानदान में एक लौता पोता हूँ। क्या मेरा खानदान अजीब और उलझा हुआ है? ये सुनकर जेजे कहती है, मेरा खानदान भी कुछ कम उलझा हुआ नहीं है, तो इसमें मुकाबला किस बात का? ये सुनकर यूरी हंस पड़ता है। फिर यूरी कहता है, जेजे, मुझे तुम्हें एक सच बताना है। हमारी शादी का फैसला दादा ने नहीं किया था। जब दादा ने पहली बार एंजेलो से पूछा था तो उसने इनकार कर दिया था। दादा को दूसरी बार मौका देने पर यकीन नहीं था, इसीलिए उन्होंने बात वहीं छोड़ दी। इसी दौरान मुझे पता चला कि एंजेलो की कंपनी डूबने वाली है। तब मैंने एंजेलो को ये ऑफर दी, अगर मैं तुम्हारी कंपनी बचा दूं तो तुम जेजे की शादी मुझसे करवाओगे। मेरी बात को कोई मना नहीं कर सका, सब ने मान लिया। लेकिन शादी इससे पहले रोकी नहीं जा सकती थी, इसीलिए मैंने कहा था कि ये फैसला बड़ों का है, मुझे माफ कर दो। जेजे पूछती है, तुम अब सच क्यों बता रहे हो? यूरी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं दोबारा कैफर से हारना नहीं चाहता। मैं तुम्हें इससे बचाना चाहता हूँ। जेजे कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? ये मोहब्बत नहीं है, ऐसा मत कहो। तुम मुझे बचा नहीं रहे, तुम सेल्फिश हो रहे हो। इसके बाद दोनों खामोश हो जाते हैं और सुबह हो जाती है। जब जेजे आंख खोलती है तो देखती है कि यूरी उसकी गोद में सर रख कर सो रहा है और वो खुद उसके कंधे से टेक लगाकर सो रही होती है। जेजे यूरी को जगाकर कहती है, उठो, सुबह हो गई है, चलो चलते हैं।
यूरी कहता है, मुझे माफ कर दो जेजे, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। हमें अपनी जरूरतों के लिए खुद ही लड़ना होगा। ये कहकर जेजे जाने लगती है, लेकिन यूरी उसे खींचकर गले लगा लेता है। इसी वक्त वहाँ कैफर आ जाता है और दोनों को गले लगाते हुए देख लेता है। वो कहता है, तुम्हें कुछ हो गया होगा समझकर मैं सारी रात तुम्हें ढूंढ रहा था। जेजे कहती है, यूरी की तबीयत ठीक नहीं थी, रात को बारिश हो गई थी, इसीलिए हम दोनों यहाँ फंस गए थे। इसी वक्त बाकी सब लड़के भी आ जाते हैं। वो जेजे के शटल पर लगे जख्म देखकर समझते हैं कि उसे चोट लगी है और परेशानी से पूछते हैं कि क्या हुआ। जेजे किसी को जवाब नहीं देती और कैफर से बात करने चली जाती है, लेकिन कैफर उससे बात किए बगैर गुस्से में आगे बढ़ जाता है। जेजे उसके पीछे पीछे जाती है। एक जगह कैफर रुककर रोने लगता है। पीछे से जेजे आती है। उसे देखकर कैफर कहता है, मैंने कुछ भी नहीं देखा, ऐसा ही समझ लेता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जेजे दिल ही दिल में सोचती है, अब मैं क्या करूँ, कितनी देर तक रोती रहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।